हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखेंगे और सबसे पहले बात उपचुनाव के दंगल की। उपचुनाव में सीएम शिवराज सिंह का धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम शिवराज सिंह ने आज पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के दिगौड़ा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं और कामकाज का बखान किया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया, जबकि कांग्रेस की सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया। सीएम शिवराज ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर वार किए। सीएम ने बताया कि वो कल सुबह 11:30 बजे किसानों के खाते में 1,500 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के गरार के खिरक में रात्रि विश्राम करने वाले हैं और इस दौरान ग्रामीणों से संवाद भी होगा। हमारी आत्मा किसानों के लिए धड़कती है। कमलनाथ दादा तो भूल गए और जैसे मुख्यमंत्री बने कंबल ओढ़ के वल्लभ भवन में ही सो गए। कमलनाथ दादा, मेरी बहनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था रे? तुमने मेरी बहनों के मुंह से लड़ुआ ही छीन लिए। लड़ुआ के पैसे ही बच, अब चिंता मत करना। अब फिर भैया आ गया है लड़ुआ के पैसा फिर के चालू। बदलाव का चुनाव है, बदल दो पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की किस्मत। आपके हाथ में कमल के फूल पे बटन दबा के। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के पक्ष में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार किया। दरअसल गोविंद सिंह ने प्रशासन के साथ मिलकर सत्ता के दुरुपयोग और चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया था, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गोविंद सिंह के मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। बीजेपी ऐसे हथकंडों पर कभी विश्वास नहीं करती। ये कांग्रेस के कृत्य रहे हैं। मैंने तो आधी जिंदगी यही लड़ाई लड़ी है, इसलिए गोविंद सिंह जैसे व्यक्ति को ऐसा कहना शोभा नहीं देता। गोविंद सिंह जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो उनके मुंह से जी अच्छा नहीं लगता। तो बहुत लंबा समय हो गया है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी इन हथकंडों पर कभी विश्वास नहीं करती। ये कांग्रेस के कृत्य रहे हैं, जिनके लिए शायद लगभग आधी जिंदगी मेरे जैसे लोगों ने तो यही लड़ाई लड़ी है। इसलिए गोविंद सिंह जी को ये कहना शोभा नहीं देता है। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त पूरे दिन के अपडेट के साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे सुधीर का रुख करते हैं। सुधीर, लगातार हम देख रहे हैं कि हर एक बढ़ते दिन के साथ वार पलटवार काफी तीखे हो रहे हैं और सबके एजेंडे अब क्लियर हो रहे हैं। बताएं पूरे दिन का हाल। देखिए, बिल्कुल बात की जाए तो वार पलटवार देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ जो घोषणाएं हैं उनका भी भरमार इस पूरी उपचुनाव के अंदर देखने को मिल रही है। खासकर अगर बात करें तो इस आज के इस चुनाव प्रचार में कांग्रेस की ओर से जरूर थोड़ा सा धीमा प्रचार देखने को मिला, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कल से अपने चुनाव प्रचार की एक बार फिर से शुरुआत करने वाली है। इसके अलावा 24 तारीख से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे, जिस बात को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही थी कि दिग्विजय सिंह ने चुनाव से दूरी क्यों बना के रखी है। अब वो दूरी लगभग खत्म हो चुकी है और 24 तारीख से लगातार धुआंधार प्रचार जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी देखने को मिलेगा। आज बीजेपी की ओर से भी अगर बात की जाए तो बड़े चेहरे जो केंद्रीय मंत्री है उनकी ओर से नेतृत्व संभाला गया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आज जो है भोपाल प्रवास पर रहे, पर लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पृथ्वीपुर के अंदर बीजेपी के लिए 2 जनसभाएं की और बीजेपी के लिए वोट भी मांगा। इसके अलावा बात की जाए तो वहां पर बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता थे, जो पुराना एक वादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोठी की सभा के दौरान किया था, उस समय निमंत्रण वहां के स्थानीय कार्यकर्ता ने दिया था। आज दोपहर में भोजन भी जो प्रदेश सरकार के दूसरे जो मंत्री हैं उनके साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से जीत की अपील की। किसानों को लेकर आज बड़ा संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। कल जो एक बड़ा आयोजन प्रदेश सरकार की ओर से होने वाला है, किसान सम्मान निधि का केंद्र सरकार की ओर से 6,000 रुपए किसानों के खाते में डाले जाते हैं। इसमें मध्य प्रदेश सरकार भी 4,000 रुपए का अपना योगदान दे रही है। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कल किस तरीके से 1,300 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएंगे और किसानों के इस पूरे आयोजन को लेकर कहीं
कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस के समय जो स्कीमें बंद हुई थी उनको लेकर कटाक्ष किया गया, पूर्व में जो सरकार थी कांग्रेस की उसके ऊपर कई सारे सवाल उठाए गए। इसके अलावा अगर आज उपचुनाव की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की आज एंट्री हुई है। रैगांव के अंदर उन्होंने प्रचार किया और बीजेपी की जो प्रत्याशी है प्रतिमा बागरी उनके लिए उन्होंने वोट मांगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो आज रात्रि विश्राम उनका रैगांव में रहने वाला है और यह माना जा रहा है कि जो कार्यकर्ता है, जो वहां पर प्रबुद्ध जन है, उनके साथ में नरेंद्र सिंह तोमर बैठक करेंगे और बीजेपी के लिए प्रचार के में किस तरीके से तेजी लाई जाए और बीजेपी के लिए पक्ष में कैसे माहौल बनाया जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा पुनीत अगर बात की जाए तो अब बड़े नेताओं के चुनावी दौरे सामने आने लगे हैं। खासकर अगर बात करें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका 2 दिन का दौरा भी आया और बीजेपी की कोशिश है कि 3 दिन उनको चुनाव प्रचार में लगाया जाए। खंडवा जोवट में वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। प्रहलाद पटेल की अगर बात करें तो वो भी 23 तारीख से लगातार अब चुनावी क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे। उमा भारती जो है वो 26 और 27 तारीख को चुनाव प्रचार करेंगी। उनके भी दौरे कार्यक्रम बढ़ाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है और सभी नेताओं से समय मिलने के साथ में स्थान और जगह भी तय किए जा रहे हैं। यानी कि कहना होगा कि अंतिम दौर की लड़ाई है। अब स्थानीय नेताओं के अलावा जो हैवीवेट चैंपियन है, जो बड़े चेहरे हैं चुनावी मैदान में जिनको महारत हासिल है, अब उनको भी चुनाव मैदान में झोंकने की तैयारी है। कांग्रेस या बीजेपी दोनों पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में अब नजर आने लगे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं मुकुल वासनिक, वो भी 23 तारीख को यानी कि कल चुनाव प्रचार करेंगे जोवट में कांग्रेस के प्रत्याशी महेश पटेल के समर्थन में। लिहाजा कहना होगा कि अब अंतिम दौर की जो लड़ाई है उसमें सारी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी की ओर से लगाई जा रही है। पुनीत, चलिए, तो पूरी ताकत दोनों पक्ष लगा रहे हैं और अब कम वक्त बच रहा है और हर गुजरते दिन के साथ दोनों दलों का प्रयास है कि वो विरोधियों से खुद को कहीं ज्यादा आगे बताएं और जनता के करीब ले जाएं। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। वहीं खंडवा लोकसभा उपचुनाव में प्रचार का रंग गहरा रहा है। बीजेपी ने प्रचार में अपना पूरा तंत्र झोंक रखा है और इसके तहत बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी सचिव पंकजा मुंडे ने बुरहानपुर में खकनार समेत तकरीबन 6 गांव में जनसंपर्क किया, साथ ही सभा को संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में वोट मांगे। सभा को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमने देश को प्रधानमंत्री दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी अब देश के सबसे बड़े जन नेता बन गए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद वहां आतंकवाद खत्म हुआ है। केंद्र में तुम्हारी सरकार ने, प्रदेश में तुम्हारी सरकार ने, जब सरकार थी तब भी तुमने कुछ नहीं किया। कुछ किया क्या? इधर विकास हुआ था? कांग्रेस की सरकार थी जब विकास हुआ था क्या? दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय बिजली कितने घंटे आती थी अपने यहाँ? आती नहीं थी। बताइए, अब पता नहीं अब आपको जरूरत पड़ती है क्या? अब बिजली आ रही है कि नहीं आ रही? सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गई है। इस सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए बीजेपी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यहां 7 बार दौरा कर चुके हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार दौरे पर हैं। साथ ही तकरीबन आधा दर्जन मंत्रियों ने यहां डेरा जमा रखा है। बीजेपी ने यहां से प्रतिमा बागरी को प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस की तरफ से कल्पना वर्मा चुनाव मैदान में उतरी हैं। दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान है। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रैगांव सीट पर हो रहे उपचुनाव में बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, इसीलिए कांग्रेस को जीत की उम्मीद जागी है। कांग्रेस ये सीट 35 साल से नहीं जीती है। कांग्रेस ने अब तक केवल 1980 और 1985 में सीट को जीता था। दोनों मुकाबलों में कांग्रेस के रामाश्रय प्रसाद ने बीजेपी के जुगल किशोर बागरी को हराया था। समीकरण तो बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बहुजन समाज पार्टी ने तो जो पाप अनुसूचित जाति समाज के साथ किया है वो कोई कर ही नहीं सकता। अनुसूचित जाति समाज को भावनात्मक रूप से भड़काकर सर्वाधिक शोषण यदि किसी ने किया, मायावती अरबपति कहाँ से हो गई? गरीब के पैसे से बड़ी हुई, जो भावनात्मक रूप से एक समय रोटी नहीं खाता था, मायावती जी को दान देता था, उससे वो महारानी बन गई। हम जनता हमें पसंद करती है, हमारा खुद का वोट बैंक है। और बसपा चुनाव लड़ती तो भी हमारी जीत होती, नहीं लड़ रही तो भी जीत होगी। इसमें बसपा से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ, बसपा लड़ती तो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होता है, क्योंकि आज की तारीख में बसपा भाजपा की बी टीम के रूप में ही काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा पहुँचाने के लिए बसपा ने निर्णय लिया होगा। लेकिन बसपा लड़ती, हमें कोई बसपा के लड़ने से नुकसान नहीं होता और नहीं लड़ने से कोई फायदा वाली बात नहीं।
खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस नेता जमकर प्रचार कर रहे हैं। आज खंडवा के केवलराम चौक पर कांग्रेस नेताओं ने सभा की, जिसे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता प्रतिभा रघुवंशी, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, विधायक कुणाल चौधरी ने संबोधित किया। हालांकि सभा में लोगों की भीड़ नहीं जुट सकी, जो चर्चा का विषय बना हुआ रहा। इतना ही नहीं, इस सभा से शहर और जिला कांग्रेस के बड़े नेता तक गायब दिखे। और दूसरी बार मार्च 2021 मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो कहती रही कि 2000 लोगों की जान मेरे विधानसभा क्षेत्र में, खंडवा के अंदर एक रात को 73 लोगों की जान गई है। लोग खंडवा के लोग जानते होंगे, 73 लोगों की जान गई। आज 115 रुपए का पेट्रोल है। नर्मदा माई की, सिंगाजी महाराज की, दादा धोनी वाले की, खंडवा लोकसभा का चुनाव। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में प्रचार में बीजेपी कांग्रेस जोर शोर से जुटी है, लेकिन प्रचार में इंदौर खंडवा जर्जर सड़क आड़े आ रही है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के नेता प्रचार के लिए खंडवा लोकसभा क्षेत्र में बड़वा तक जाते रहे, लेकिन खराब सड़क की वजह से वापस इंदौर लौट जाते हैं। बड़वा से आगे जाने के लिए सड़क इतनी जर्जर है कि 2 घंटे का सफर 5 घंटे में पूरा हो पाता है। जर्जर सड़क को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि इंदौर खंडवा रोड को बनाए जाने की मांग सालों से उठती रही, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को नजरअंदाज करते हुए कहा, हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरा वक्त क्षेत्र में ही बिता रहे हैं। देखिए, मैंने ये मुद्दा उठाया भी था कि खंडवा, इंदौर से खंडवा जाने के लिए, जो लता मंगेशकर के शहर से किशोर कुमार के शहर तक जाने के लिए अगर कोशिश की जाए तो 4 घंटे लग रहे हैं। 4 भी नहीं बल्कि 6 घंटे लग रहे हैं। 3.5 घंटे तो ओकारेश्वर के पुल तक पहुंचने में हो जाते हैं। हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ है उन सबको ड्यूटी लगाई थी, परंतु जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार होता है, नवरात्रि थी, दशहरा था, बासी दशहरा, और आज के बाद जितने हमारे प्रभारी है, वहाँ जो कांग्रेस के जो जितने नेता है अपने अपने प्रभार के क्षेत्र में जाके काम करेंगे और लगातार वहीं रहेंगे। देखिए, वैसे ही अधिकांश जो हमारे पदाधिकारी हैं, प्रमुख लोग हैं, वो कार्यकर्ताओं के बीच में ही है। उनका भोजन, उनका रहन सहन कार्यकर्ताओं के बीच में। खंडवा में जरूर जो प्रमुख लोग हैं, जो केंद्रीय कार्यालय पे हैं, वो खंडवा में जरूर है। बाकी तो सबको अलग अलग विधानसभा में दी हुई जवाबदारी और अपने विधानसभा में। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे आज भोपाल दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता में देश में ईसाई मिशनरियों की सक्रियता, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और मंदिरों के संचालन में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए, उन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि हिंदू मंदिरों का संचालन पूर्णतः हिंदू समाज को करना चाहिए। सरकारी कब्जे से मंदिरों को मुक्ति मिलनी चाहिए। मंदिरों की संपत्तियों का, वहां आए हुए दान का हिंदुओं के लिए, मंदिर के रखरखाव के लिए और हिंदू धार्मिक प्रचार के लिए उपयोग होना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का काम तेजी से चल रहा है। नींव का काम पूरा हो चुका है। दिसंबर 2023 तक रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। धर्मांतरण की घटनाओं को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में ईसाई मिशनरी सक्रिय हैं। हमारा संगठन धर्मांतरण रोकने के लिए काम करेगा। भारत में सीएए का विरोध कर रहे हैं कि जिस सीएए के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत में नागरिकता, सम्मान और सुरक्षितता देने का प्रावधान किया गया है। यह ईसाई मिशनरियों का काम पुराना है, वो चल रहा है। तो जमीनी भी हम क्या कामकाज यहां पर कर सकते हैं इस धर्मांतरण को रोकने के लिए, और जो एक योग्य कानून यहां के सरकार ने लाया है उसका भी उपयोग करते हुए इस तरह की कानूनन कार्रवाई करने में भी हम यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मदद करेंगे। हिंदू इतिहास इस देश का इतिहास है, हिंदू संस्कृति इस देश की संस्कृति है और हिंदू हित ही इस देश का हित है। और इसलिए जो भी इस देश की नीति निर्धारण की प्रक्रिया होगी उसके केंद्र में हिंदू हित रहना चाहिए। हिंदू हित पे ध्यान में रखकर जो भी कानून लाने चाहिए, जो भी परिवर्तन करने चाहिए, वो सभी
कोई भी राजनीतिक दल आए उन्होंने बनाना चाहिए। जो हिंदू भगवान के स्वरूप को, हिंदू धर्म को ही मानते नहीं है, उनके लिए हिंदू भक्तों का धन क्यों लगना चाहिए? उनके चर्च और मस्जिदें उसके लिए खर्चा करें, उनको विदेश से बहुत पैसा आ रहा है। वैसे भी मंदिरों का कब्जा ये हिंदुओं के विरुद्ध की गई एक डिस्क्रिमिनेटरी, पक्षपाती कार्रवाई है। सरकार कोई भी कानून के तहत भी मस्जिद या चर्च को टेक ओवर नहीं करती, उनकी जमीन को टेक ओवर नहीं करती है। ये हिंदू के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुकाबला करते हुए सतना के जवान कर्णवीर सिंह ने शहादत दी। आज उनके गृहग्राम दलदल में राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। जैसे उनकी पार्थिव देह उनके गांव पहुंची, पूरा गांव उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। उनके बड़े भाई शक्ति प्रताप सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। शहीद को अंतिम विदाई देने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दलदल गांव पहुंचे थे। सीएम ने भी शहादत को नमन किया। साथ ही शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि और भाई को नौकरी देने की घोषणा की। वहीं गांव में भव्य स्मारक, तोरण द्वार और जिले में एक बड़ी सरकारी संस्थान का नाम शहीद के नाम करने का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री के साथ में मंत्री रामखिलावन पटेल, राजेंद्र शुक्ला, सांसद गणेश सिंह, विधायक नारायण त्रिपाठी, कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल समेत कई बड़े नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को भेंट की जाएगी। उनके भाई हैं शक्ति सिंह, उनको शासकीय सेवा में रखा जाएगा। चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी शनिवार को शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर CWC की एक बैठक है, जिसमें यूपी चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद भले मौसम साफ हो चुका हो, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपदा से अब तक 65 लोगों की जान जा चुकी है। 22 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चमोली में 2 लोग अब भी मिसिंग हैं। आपदा से 60 मकान पूरी तरह जमींदोज हो गए। 3 दिन की भारी बारिश से उत्तराखंड में तबाही का आलम दिखा। हरियाणा के बहादुरगढ़ के बादली के पास तेज रफ्तार कार ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हुई, एक नाबालिग घायल हो गया। हरियाणा पुलिस के मुताबिक सभी को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीर घाटी के 4 जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए कई आतंकियों के आवास भी शामिल हैं। ये छापेमारी जम्मू कश्मीर और अन्य प्रमुख शहरों में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के हिंसक कृत्यों को अंजाम देने और साजिश रचने के संबंध में की गई। मुंबई के लालबाग इलाके में 60 मंजिला इमारत में आग लग गई। इमारत में आग लगने से घायल व्यक्ति की मौत हो गई। मुंबई दमकल विभाग के मुताबिक युवक ने बिल्डिंग की 19वीं मंजिल से छलांग लगाई। आग कैसे लगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया। बीएमसी प्रमुख इकबाल सिंह चहल मौके पर पहुंचे, घटना की जांच के आदेश दिए। रूस के केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई, जिसमें अब तक 16 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह आग मॉस्को के दक्षिण पूर्व में स्थित एक प्लांट में लगी, जहां विस्फोटक के अलावा हथियार बनाए जाते हैं। कई लोगों के लापता होने की खबर है। आपातकालीन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस आग की वजह से 17 लोग जख्मी हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती किया है। भोपाल में 7 नंबर बस स्टॉप स्थित केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 के कैंपस में धार्मिक इबादत को लेकर विवाद हो गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल से पूरे मामले की जानकारी ली और अब तक इस मामले में लिखित शिकायत नहीं करने पर आपत्ति जताई। दरअसल स्थानीय लोगों ने सांसद को लिखित शिकायत की थी, जिसमें कहा था कि स्कूल के कैंपस में एक धर्म विशेष के लोग इबादत करते हैं। जिसके बाद मौके पर पहुंची साध्वी प्रज्ञा सिंह ने आरोप लगाया कि स्कूल की बाउंड्री वॉल के अंदर धर्म स्थल का अवैधानिक रूप से निर्माण किया गया। उन्होंने कहा, देश में सभी को आराधना का अधिकार है, स्वतंत्रता है, लेकिन जबरदस्ती किसी स्थान पर आराधना ठीक नहीं, वो भी स्कूल परिसर में। इधर मौके पर पहुंची पुलिस से भी साध्वी ने मामले में अब तक कार्रवाई नहीं करने पर सवाल पूछा।
जिस पर पुलिस ने कहा कि उन्हें स्कूल की तरफ से अभी तक कोई शिकायत नहीं की गई। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि जब से स्कूल की स्थापना हुई है तब से यहाँ धर्म विशेष के लोग इबादत करते आए। पूर्व के प्रिंसिपल ने प्रशासन से कई बार लिखित में शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन हुआ नहीं। भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। कितनी सत्यता है ये जानने के लिए मैं पीछे से आई और फिर पीछे देखते हुए मैं मेन गेट से अंदर आई और यहाँ मुझे रेगुलर ग्रुप में लोग आते नजर आए। आकर के उन्होंने यहाँ नमाज पढ़ी। पीछे के गेट पे ना तो इन्होंने यहाँ कैमरा लगाया और ना इन्होंने यहाँ किसी प्रकार की सुरक्षा का विषय रखा। कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसी शिकायत की कि इन लोगों को यहाँ आने का अधिकार किसने दिया है, तो चूँकि यथास्थिति थी वो लोग वहाँ पर पूर्व से ही आते रहे हैं, उसके बारे में पूरे पत्राचार किया गया है। अंदर मस्जिद बना दी गई। प्रज्ञा ठाकुर अभी पहुंची, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। क्या अंदर के अंदर मस्जिद कैसे बन गई ओपन से? नहीं, उसकी जानकारी लेंगे और जानकारी लेके आवश्यक कार्रवाई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।